Good morning, everyone. Today we are going to start chapter number third, nationalism in India. Right? Nationalism India is chapter third. ये चैप्टर थर्ड है, जो ओल्ड बुक में थर्ड चैप्टर है, बट जो न्यू एडिशन है उसमें सेकेंड चैप्टर दिया हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि उससे पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट था इंडो चाइना में, वो सिलेबस से कट हो चुका है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो न्यू एडिशन है, न्यू एडिशन की बुक में सेकेंड चैप्टर है और ओल्ड एडिशन में ये थर्ड चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड एडिशन पढ़ते हैं, तो इसी वजह से इसमें यहाँ पे मैंने थर्ड लिखा है, बट जो उनके पास न्यू एडिशन है वो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि वो सेकेंड चैप्टर है। राइट एवरीबडी? तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इंडिया। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने सेम चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप किया था, वो भी नेशनलिज्म के ऊपर ही फोकस करता था। तो ये हमारा जो नेशनलिज्म इन इंडिया है ये ओनली फोकस करता है इंडिया के ऊपर, और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया में कैसे नेशनलिज्म है जो स्प्रेड हुआ और उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके पीछे रीज़न क्या थे नेशनलिज्म आने में इंडिया में। वेरियस रीज़न है जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में। राइट एवरीबडी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या होता है। राइट एवरीबडी? तो यहाँ पे मैंने लिखा है छोटा सा, व्हाट इज नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद बोलते हैं हम हिंदी में। इट मीन्स के फीलिंग ऑफ वननेस, एंड ये कैसे आती है लोगों में, जब उनको ये चीज़ रियलाइज होती है कि हम सेम लैंड से बिलोंग करते हैं और हमारा जो कल्चर एक है, हमारी हिस्ट्री एक है, हमारा ट्रेडिशन सेम है, हमारे लैंग्वेज और जो हिस्ट्री है, हमारी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, हिस्ट्री हमारी सेम है, हम सेम लैंड से बिलोंग करते हैं, और ये कैसे आता है, बिलोंगिंगनेस से, सेम बिलोंगिंगनेस, उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। इट मीन फीलिंग ऑफ वननेस, जब लोगों में इस चीज़ की फीलिंग आ जाती है कि हम एक हैं, हम एक लैंड से बिलोंग करते हैं, तो उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं। राइट एवरीबडी? तो नेशनलिज्म का मीनिंग है जो, वो मैंने आपको बता दिया, और इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको ये चीज़ है जो बता देता हूँ। यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे जो स्ट्रगल स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने, उससे ही हम है जो ये चैप्टर है जो स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स हमारे इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी, हमारी इस चैप्टर की स्टार्टिंग है जो 1950 से होगी। इट मीन 1950 से हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे प्रीवियस क्या हुआ वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में है, जो प्रीवियस क्लासेस हैं हमारी जो, उसमें हमने डिस्कस किया। 8th में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था इसके बारे में। 1915 से पहले कैसे इंडिया में है जो नेशनल मूवमेंट है जो चल रहा था, उसकी क्या कंडीशन थी, तो वो हमने प्रीवियस क्लासेस में है जो डिस्कस कर लिया है। तो इस चैप्टर में हमने मेनली फोकस करना है 1950 के आफ्टर, कि कैसे नेशनलिज्म है जो इंडिया में है जो स्प्रेड हुआ। राइट एवरीबडी? तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक हमारा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। इट मीन्स इस टॉपिक का हमारा नेम है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। इस टॉपिक का मेरा नेम है। इसमें हमने डिस्कस करना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है जी? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टूडेंट्स हुआ था हमारा 1940 से लेके 1918 तक। ठीक है जी? दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था सेंट्रल पावर और अलाइड पावर में हुआ था। ठीक है जी? एक तरफ सेंट्रल पावर थी, एक तरफ अलाइड पावर थी। तो इन दोनों पावर्स के बीच है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से और 1918 में। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी? सेंट्रल पावर में थी ऑटोमन एम्पायर, उसके बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है जी, टर्की, ये थी सेंट्रल पावर की कंट्रीज। उसके बाद जो अलाइड पावर थी उसमें कौन कौन सी कंट्री पावर थी पार्टिसिपेंट्स? उसमें कंट्रीज में पार्टिसिपेंट्स थे ब्रिटेन, रशिया, यूएसए, ठीक है, फ्रांस। तो ये मेन ओपोनेंट थे दोनों, सेंट्रल पावर के एंड अलाइड पावर के। राइट एवरीबॉडी? तो अब हम यहाँ पे हमें यहाँ पे हमारा जो नेशनलिज्म से क्या इसका रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ
कि जब 1914 से 1918 तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया में किसका रोल था? ब्रिटिश रूल था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे। तो ब्रिटिश क्या था, ब्रिटेन क्या था, वो भी एक मेन पार्टिसिपेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है जी। तो नेचुरल सी बात है कि इंडिया के ऊपर भी उसका इफेक्ट आना ही था। जब इंडिया के ऊपर जो पावर रूल कर रही है वो क्या कर रही है, वॉर लड़ रही है, तो जब वो वॉर लड़ रही है तो इंडिया के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट क्या पड़ा था वो मैं आपको बताता हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है जी। तो 1914 से 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट हैं जो पड़े थे, इकोनॉमिक इफेक्ट पड़े थे। मेनली फोकस इसके ऊपर क्या होता है, जो है इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़े थे, ठीक है जी। इंडिया में इकोनॉमिक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इफेक्ट पड़े थे? इंडिया में फर्स्ट इफेक्ट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो महंगाई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है जी। महंगाई बढ़ गई थी, जो फूड प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू था, जितना भी पैसा था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इकट्ठा करके इंडिया से लेके जाती थी, और वो कहाँ पे उसको खर्च कर रही थी? वो खर्च कर रही थी ब्रिटिश वॉर की नीड्स के ऊपर। जो भी वॉर चल रहा था, वॉर की जो डिमांड थी उसकी नीड्स के लिए उनको पैसा चाहिए था। इसके लिए जो भी यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो किसके ऊपर खर्च कर रही थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की नीड के ऊपर, वॉर की नीड के ऊपर वो खर्च कर रही थी। तो नेचुरल सी बात है कि इंडिया में महंगाई बढ़नी थी, और इंडिया में खाने पीने का जो सामान था उसकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है जी। सेकेंडली क्या इफेक्ट पड़ा था? उसके बाद इफेक्ट ये पड़ा था कि इंडिया में है जो क्रॉप्स है जो काफ़ी फेल हो चुकी थी, क्रॉपिंग सिस्टम है जो फेल हो चुका था, प्रोडक्शन हो नहीं रही थी खाने की चीज़ों की, फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट क्या था कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कर रहे थे, यानी कि जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे इंडियंस को आर्मी में, क्योंकि उनको आर्मी में सोल्जर की नीड थी, और इस वजह से वो यहाँ से इंडिया से जो सोल्जर हैं, सिपाही हैं, उनकी ज़बरदस्ती भर्ती करके, रिक्रूटमेंट करके उनको वो वॉर में यूज़ कर रही थी। तो ये भी इफेक्ट है जो वो काफ़ी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा था। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी बैड इफेक्ट था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो इन बिटवीन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 1950 में क्या हुआ? 1950 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए। तो जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में आए तो उन्होंने देखा इंडिया की कंडीशंस क्या है, इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है जी। तो इंडिया की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी उस टाइम पे। तो महात्मा गांधी जी ने इनिशिएटिव स्टेप लेते हुए यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे सत्याग्रह किए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, महात्मा गांधी जी की स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो किसका है? महात्मा गांधी जी का। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट महात्मा गांधी जी कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है जी। तो सारा जो रोल है महात्मा गांधी जी का वो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है कि महात्मा गांधी जी कैसे इस फ्रीडम स्ट्रगल में अपना रोल है जो प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इंडिया को फ्रीडम दिलाने में महात्मा गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल है, महात्मा गांधी जी का है, ठीक है जी। तो महात्मा गांधी 1950 में आते हैं, तो उस टाइम पे इंडिया की जो कंडीशन है बहुत बुरी चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और इंडिया की इकोनॉमी है जो काफ़ी लॉस में चल रही है। तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? ठीक है जी, महात्मा गांधी यहाँ पे एक आइडिया देते हैं सत्याग्रह का, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें ही, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, फर्स्ट टॉपिक में हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है जी। इससे पहले गांधी जी हैं जो सत्याग्रह है वो साउथ अफ्रीका में करके आते हैं। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किसके लिए किया था? क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, किसका? ब्लैक और वाइट पीपल में आपस में उनसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे वाइट पीपल ब्लैक से, तो उनके फेवर में गांधी जी ने सत्याग्रह वहाँ पे भी किया था साउथ अफ्रीका में। तो अब यहाँ पे वो आइडिया है जो सत्याग्रह वाला साउथ अफ्रीका से इंडिया में महात्मा गांधी जी लेके आए। अब सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? इसके ऊपर भी स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि सत्याग्रह का मीनिंग क्या है,
और सत्याग्रह का मीनिंग ये है कि सर्च फॉर ट्रुथ, यानी कि सच्चाई के लिए खोज। ठीक है जी। महात्मा गांधी जी ने बोला कि अगर हम सच्चे हैं, हमारी फिलॉसफी, हमारी जो बात है वो सही है, तो हमें नेचुरली है जो वो जस्टिस मिलेगा। ठीक है जी। अगर हम सच्चे हैं, सच्चाई के ऊपर हम खड़े रहेंगे तो हमें जो ऑब्वियसली है हमें जस्टिस मिलेगी। महात्मा गांधी जी ने ये बोला। और इसके अलावा नेक्स्ट में महात्मा गांधी सत्याग्रह में क्या बोला कि इट इज अ पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ये किस चीज का रास्ता है? ये नॉन वायलेंस का रास्ता है, यानी कि हमने वायलेंस नहीं करनी है, हमने शांतिपूर्वक है जो है अपना जो प्रोटेस्ट है, अपनी जो बात है अपने ओपोनेंट से, अपने ऑपरेसर से करनी है। जो हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है उसको हमने अपनी बात बतानी है। अगर हमारी बात सच्ची है, सही है, तो हमें उसको हमारी बात हमारे आगे झुकना पड़ेगा और हमें हमारी बात सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। तो महात्मा गांधी जी ने ये आइडिया है जो लोगों को दिया, लोगों को बताया कि हमने विदाउट वायलेंस, विदाउट वेपन्स है जो लड़ाई लड़नी है। किसकी? इनजस्टिस के खिलाफ, फ्रीडम के लिए हमने अपनी लड़ाई है जो लड़नी है, जिसमें हमने वायलेंस का यूज नहीं करना। तो ये महात्मा गांधी जी ने लोगों को बताया और लोगों ने उनको फॉलो भी किया। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जब महात्मा गांधी जी कब इंडिया में 1950 में आए, तो आते ही महात्मा गांधी जी ने 1960 में, यानी 1 साल बाद महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह है जो वो स्टार्ट कर दिए। ठीक है जी। तो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया 1960 में, दूसरा किया 1970 में और थर्ड किया 1918 में। ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो न्यू बुक है उसमें डेट्स थोड़ी सी आगे पीछे की हुई हैं, उन्होंने डेट चेंज कर दी हैं, बट ओल्ड एडिशन में सेम डेट है और ये डेट्स हमारी सही हैं, गलत नहीं है, ईयर हमारे गलत नहीं है। तो आपने न्यू बुक को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, जो यहाँ पे है वो सही है, आपने उसको याद करना है। तो 1960 में महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह किया चंपारण बिहार में। ठीक है जी। चंपारण बिहार में महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह है जो वो किया। वो किसके लिए किया? उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट हैं जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया। यानी कि इंडिया में क्या थी, इंडिगो की क्रॉप है जो ग्रो की जाती थी, और जो पीसेंट थे वो इसके खिलाफ थे कि हम इंडिगो की प्लांटेशन नहीं करेंगे, हम उसको ग्रो नहीं करेंगे। तो उनके फेवर में महात्मा गांधी जी ने चंपारण बिहार में फर्स्ट स्ट्रगल है जो वो किया। ठीक है जी। फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण बिहार में किया, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। और 1970 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। किसके खिलाफ किया? गांधी जी ने ये सत्याग्रह कहाँ किया? यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह किया खेड़ा गुजरात में। ठीक है जी। खेड़ा गुजरात में, वहां पे भी गांधी जी ने पीसेंट्स के लिए है जो सत्याग्रह किया, क्योंकि विदाउट क्रॉपिंग फेल होने की वजह से पीसेंट्स वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू। ठीक है जी। वो रेवेन्यू पे करने में अनेबल थे, बट जो जिम्मेदार थे, वहाँ के लैंड ओनर थे, वो उनसे जबरदस्ती रेवेन्यू की डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी ने उनके फेवर के लिए, पीसेंट के फेवर के लिए 1917 में सत्याग्रह किया खेड़ा गुजरात में। ठीक है जी। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1980 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ किया? ये सत्याग्रह गांधी जी ने किया अहमदाबाद में। यानी कि अहमदाबाद में गांधी जी ने 1980 में जो सत्याग्रह किया वो कॉटन मिल वर्कर हैं जो उनके फेवर में किया। यानी कि कॉटन मिल ऑनर थे जो वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे और उनसे अनलिमिटेड आवर्स में वर्क करवाया जाता था। तो गांधी जी ने यहाँ पे उनके अगेंस्ट है जो ये सत्याग्रह स्टार्ट किया। और ये जो 3 सत्याग्रह थे, यानी कि तीनों सत्याग्रह थे गांधी जी के सक्सेसफुल सत्याग्रह थे, इनमें गांधी जी ने है जो सक्सेस ली थी तीनों सत्याग्रह में। तो यहाँ से गांधी जी हैं जो काफ़ी फेमस होने शुरू हो गए। ठीक है जी। इंडिया के लोग हैं जो उनको अपना आइडियल मानना शुरू कर दिया। फ्रीडम फाइटर में उनका जो नेम था वो सबसे ऊपर आना शुरू हो गया, लोग उनके फॉलोवर बन गए। ठीक है जी।
तो ये था हमारा सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह और 3 सत्याग्रह। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, मैं करता हूँ कि आपको ये अच्छे से इजीली समझ आ गए होंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो द रॉल्ट एक्ट, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे को जब हमने प्रीवियस क्लास ली थी तो उनकी ये क्वेरी थी कि रॉल्ट एक्ट हमें समझ में नहीं आया। तो स्टूडेंट्स आपने बड़े ध्यान से सुनना है कि रॉल्ट एक्ट है क्या और ये कब लागू किया गया और क्यों है जो इम्प्लीमेंट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है जी। रॉल्ट एक्ट है जो स्टूडेंट्स ये 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने है जो इसको पास किया 1919 में, ठीक है। 1919 में ये है जो सत्याग्रह ये एक्ट है जो पास हुआ, ठीक है जी। अब ये एक्ट क्यों बनाया गया, इस एक्ट के बनाने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंपीरियल काउंसिल का क्या मोटिव था। अब हमने डिस्कस किया कि गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए थे, बड़े सक्सेसफुल रहे और 1990 में रॉल्ट एक्ट आ गया। उसका क्या रीज़न था, देखिए रॉल्ट एक्ट में क्या था, रॉल्ट एक्ट में ये प्रोविज़न दी गई थी पुलिस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अगर कोई भी पर्सन आपको डाउटफुल है, उसके ऊपर डाउट है तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो, या कोई वो मीटिंग कर रहा है या कोई स्ट्राइक कर रहा है, बिना उसके ऊपर एफआईआर करते हुए आपने उसको अरेस्ट कर लेना है और अरेस्ट करने के बाद उसको 2 ईयर्स का प्रिजनमेंट दे सकते हो आप, यानी कि उसको 2 साल की सजा है जो दे सकते हो, 2 साल के लिए उसको जेल में बंद कर सकते हो विदाउट एनी एफआईआर। कोई उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, कोई उसके ऊपर केस नहीं चलेगा, 2 साल तक आप उसको जेल में डाल सकते हो, ठीक है जी। तो ये एक ऐसा लॉ था जो पुलिस को अनलिमिटेड पावर्स दे देता था और जिससे वो इजीली किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके उसको 2 इयर्स के लिए जेल में बंद कर सकती थी। तो ये क्या था, एक तरह से इसको क्या बोला गया, ब्लैक एक्ट बोला गया। ब्लैक एक्ट बोला ही जाना था क्योंकि ना कोई एफआईआर है, ना कोई केस है, कुछ भी नहीं है, बिना किसी को जिसको आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को उठा के जेल में डाल दो 2 साल के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस एक्ट को ब्लैक एक्ट इसलिए बोला गया, ठीक है जी। और जब ये एक्ट है जो इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह है जो वो स्टार्ट कर दिया 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है जी। 6 अप्रैल 1919 को जो है इसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया कि ये एक्ट है जो हमें नहीं चाहिए, हम इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है जी। रॉल्ट एक्ट समझ में आ गया कि ये ऐसा एक्ट था जिसके किसी भी इंडियन को अरेस्ट करके 2 इयर्स के लिए जेल में डाल सकते थे, ठीक है जी, विदाउट एनी एफआईआर, विदाउट एनी केस, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जो है स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया इसके खिलाफ। तो गांधी जी ने डिफरेंट एरिया में, कंट्री के डिफरेंट एरियाज में हैं जो रैलीज हैं जो स्टार्ट कर दी, स्ट्राइक्स स्टार्ट कर दी। तो बहुत सारे लोगों को, जो भी लीडर्स थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, ये इसके अगेंस्ट विद्रोह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया, ठीक है जी। महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया कि आपने दिल्ली में है जो एंटर नहीं करना, ये भी प्रोविज़न दे दी गई। और 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन था अमृतसर में, उसके ऊपर है जो फायरिंग है जो स्टार्ट हो गई और बहुत सारे लोगों को है जो फिर लोगों ने जब उनके ऊपर उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर अटैक कर दिया गया, तो फायर अटैक कर दिया गया, तो बहुत सारे लोगों ने है जो बैंक के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। पुलिस के जो पुलिस स्टेशन थे, रेलवे स्टेशन थे, उनको जलाना शुरू कर दिया। तो ऐसी है जो इंसिडेंट है जो वो अमृतसर में स्टार्ट हो गई। फिर अमृतसर में एक और लॉ लगा जिसका नाम था मार्शल लॉ, ठीक है जी। मार्शल लॉ है जो इम्प्लीमेंट किया गया अमृतसर में। तो अमृतसर में जब मार्शल लॉ का क्या मीनिंग था, मार्शल लॉ का ये मीनिंग था कि 2 से 1 से ज़्यादा पर्सन है जो वो कहीं पे भी इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर वो इकट्ठे होते हैं तो उनके ऊपर है जो अटैक कर दिया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसा है जो लॉ है जो वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। अब रॉल्ट एक्ट क्या था, मार्शल लॉ क्या था। मार्शल लॉ में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, रॉल्ट एक्ट में कि किसी को भी अरेस्ट करके आप जेल में डाल सकते हो, राइट। तो ऐसी प्रोविज़न है जो वो रखी गई मार्शल लॉ में, ठीक है जी।
अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट हमारा सी आ जाता है, जलियांवाला बाग मैसेकर्स। ठीक है जी, ये भी 1919 को हुआ, बट ये कब हुआ? ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। स्टूडेंट्स सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, और इतना बड़ा जो मैसेकर है, इतना बड़ा कत्लेआम है जो पंजाब में ही हुआ था, तो हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि हर एक पर्सन है जो वो अमृतसर गया होगा, गोल्डन टेम्पल गया होगा, और जो गोल्डन टेम्पल जाता है वो जलियांवाला बाग में भी जाता है क्योंकि पास में ही है। तो सभी आई थिंक सभी इसके बारे में जानते होंगे, जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। बट मैं आपको फिर इसके बारे में बताता हूँ कि जलियांवाला बाग मैसेकर है क्या था, क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या रीज़न था। देखिए जी, दिवाली बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल। हर साल हम पंजाबी लोग हैं जो इंडियन लोग हैं जो हम बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए थे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में। तो जो गोल्डन टेम्पल में आए थे बैसाखी देखने, वो जलियांवाला बाग में भी आए थे। जलियांवाला बाग में कुछ लोग हैं जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस कर रहे थे, और डिस्कस करने वो इकट्ठे हुए थे, 15-20 बंदे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। बट मेला था उस दिन बैसाखी का, इस वजह से बहुत सारे लोग और भी वहाँ पे गैदर हो गए देखने के लिए कि क्या डिस्कस हो रहा है। तो जब वो डिस्कशन है जो चल रही थी, तो डिस्कशन चलते टाइम वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो वो गैदर्ड हो गए वहाँ पे। तो जब जनरल डायर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने इकट्ठ किया है, वहाँ पे गैदरिंग की हुई है, कि बड़ी लार्ज गैदरिंग है, और जनरल डायर के पास इसके लिए मार्शल लॉ भी था कि मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी लोग पर्सन वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी वजह से वो वहाँ पे जाता है, जनरल डायर वहाँ पे जाता है बिना किसी वार्निंग के। वो छोटा सा गेट होता है वहाँ पे, उसको लॉक लगा दिया जाता है, और जो पब्लिक थी जो वहाँ पे इकट्ठी हुई थी उसके ऊपर विदाउट एनी वार्निंग है जो फायरिंग है स्टार्ट हो जाती है। और फायरिंग स्टार्ट होते ही वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं जो वो मारे जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हंड्रेड्स की तादाद में ही हैं वो जख्मी हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि बहुत एक बड़ा मैसेकर हुआ था इंडिया में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग में। तो इस त्रासदी को, इस इंसिडेंट को है जो बहुत बड़ी त्रासदी हिस्ट्री में बोला जाता है इंडियन पीपल के साथ हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि क्या है ये, राइट एवरीबडी। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, शॉर्ट में आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको पता है क्या है, तो आपने अच्छे से इसका आंसर है जो देना है, राइट एवरीबडी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी खिलाफत मूवमेंट। ठीक है जी, खिलाफत मूवमेंट क्या है जी? खिलाफत मूवमेंट है जी, ये इंडिया में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। ये 2 ब्रदर थे, एक शौकत अली था, एक मोहम्मद अली था, दोनों ही ब्रदर थे, उन्होंने मिलके खिलाफत कमेटी बनाई थी। खिलाफत कमेटी बनाने का क्या रीज़न था जी? अब इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि हमने पहले ही डिस्कस किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे जो ऑटोमन अम्पायर थी वो सेंट्रल पावर का एक मेन ओपोनेंट था, मेन पार्टिसिपेट थी ऑटोमन अम्पायर। सो ऑटोमन अम्पायर में एक पर्सन होता था जो लीडर था, रिलीजियस लीडर था, जिसका नाम था खलीफा। ठीक है, जिसको खलीफत भी बोला जाता है, खलीफा बोला जाता है, जो बहुत एक रिलीजियस हाईएस्ट पोजीशन थी रिलीजियस मुस्लिम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी में। खिलाफा यानी कि खलीफेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में एक रिलीजियस लीडर था। ठीक है जी, तो जब उनको पता चला कि मुस्लिम पीपल्स को पता चला कि अब जो है सेंट्रल पावर की हार हो गई है, तो ब्रिटिश आ गए हैं, ब्रिटिश ने जीत लिया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लाइट पावर ने जीत लिया है, तो उनको डर था कि जो हमारा जो अब खलीफेट है जो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इंडिया में खिलाफत कमेटी है जो बनाई थी, खिलाफत टाइटल को, टू प्रोटेक्ट द खिलाफत टाइटल, खिलाफत लीडर दे मेड द खिलाफत कमेटी इन इंडिया। ठीक है जी, तो खिलाफत कमेटी का ये रोल था। और उसके अलावा खिलाफत कमेटी में जो हिंदुओं के साथ उनकी जो
एक ट्रीटी हुई थी कि हिंदू और मुस्लिम मिलके ही है जो मूवमेंट करेंगे। तो खिलाफत कमेटी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों ही सेम है, एक तरह से जुड़ के उन्होंने मूवमेंट है जो चलाया था। तो लास्ट टॉपिक इसमें लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है जी। तो 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी ने बोला था कि अगर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो इंडिया में अगर सर्वाइव कर रही है, इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा उन्होंने अपना रूल है इस्टेब्लिश किया है, टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल किया है, तो उसमें इंडियन पीपल ने उनको बहुत ज़्यादा है जो कॉपरेट किया हुआ है। अगर इंडियन पीपल ने उसको कॉपरेट ना करते तो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो वो अपना रूल इस्टेब्लिश नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से गांधी जी ने बोला अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नॉन कॉपरेट कर दें, यानी कि नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट स्टार्ट कर दें, इनको सहयोग देना, कॉपरेट करना बंद कर दें, तो ईजिली है जो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है जी। तो कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। क्लास में अगर टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो अगर स्टूडेंट उसको कॉपरेट कर रहे हैं तभी टीचिंग चल रही है। अगर स्टूडेंट कॉपरेट नहीं करे तो टीचिंग नहीं चलेगी। क्लास है जो वो डिस्टर्ब रहेगी, क्लास चलेगी नहीं, क्लास स्टार्ट ही नहीं होगी, ना टीचर पढ़ा पाएगा ना ही स्टूडेंट उसको सुनेंगे, क्योंकि टीचर स्टूडेंट है जो वो कॉपरेट नहीं कर रहे। तो कॉपरेशन हर एक सिस्टम में चाहिए होता है, हर एक स्फीयर में कॉपरेशन चाहिए होता है। अगर कॉपरेशन नहीं है तो कोई भी सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सेम एज इट गांधी जी ने इसको बोला था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो अपना रूल यहाँ पे चला रही है तो उसके लिए इंडियन पीपल्स का बहुत बड़ा रोल है, इंडियन पीपल का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनको यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश करने में उन्होंने उनका साथ दिया है। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और जिसमें गांधी जी ने इंडियन पीपल को ये बोला कि आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो सपोर्ट करना है वो बंद कर देना है। ठीक है जी। आपने कोई कॉपरेट नहीं करना, कोई कॉपरेशन नहीं देना। स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं वर्क करेंगे, जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, जो ब्रिटिश क्लॉथ है उनको नहीं इंडियन पीपल पहनेंगे। ठीक है जी। लिकर शॉप को बंद कर दिया गया। हर जगह पे जो नॉन कॉपरेशन है मूवमेंट है जो गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया गया इंडिया में। ठीक है जी। तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट स्टांस थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। सो इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने सब कुछ क्लियर कर लिया, हमारा पूरा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो होप करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू।